हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम पर मैंने आपको ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट बताए और इंग्लिश के अंदर मैंने आपको कुछ और टॉपिक पढ़ाया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोनाउन के अंदर हमने ये कहा कि अपना रिलेटिव जो पर्सनल प्रोनाउन है वो पूरा एंड हो चुका है। उसके एग्जाम्पल जो मैंने समझाने थे वो समझा दिए थे। आज उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, हम आज मतलब ज्योमेट्री का जो टॉपिक था उसको पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, ज्योमेट्री का लास्ट टाइम पे जो टॉपिक था जो आपको मैं बता रहा था उसको पूरा कर लेते हैं। और कौन सा टॉपिक था आप सभी को पता है। आपको मैंने क्या किया था लास्ट टाइम पे आपके सामने डिस्कस किया था। क्या आपको मैंने बताया था कि यदि कोई अपने पास में किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया हो, यदि हमें किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया हो, पेरीमीटर पी दिया गया हो किसी भी ट्राइंगल का, किसके अंदर दिया गया हो, पेरीमीटर हमें इंटीजर के अंदर दिया हो, किसी पूर्णांक संख्या में दिया गया हो, तो हम पता कर सकते हैं, हम बता सकते हैं उस परिमाप के द्वारा कि कितने प्रकार के त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे। ये बात मैंने बताई थी। यदि किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया हो तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस पेरीमीटर पी से बनने वाले जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी होती है। मैंने बात कही थी। तो मैंने उसी सीक्वेंस में आपको एक बात बताई थी कि यदि अपना ये जो पेरीमीटर है, जो अपने को पेरीमीटर दिया गया है, यदि ये पेरीमीटर क्या हो अपना इवन हो, ये क्या हो इवन हो, यानी कि क्या हो सम हो, क्या हो दोस्तों इवन हो यानी कि सम हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया, मैंने क्या बताया, पी स्क्वायर अपॉन 48 और ये मैंने आपको बताया ये कोई कोष्टक नहीं है। ये क्या है, ये कोई कोष्टक नहीं है। मैंने बताया आपको ये क्या है दोस्तों, आपको मैंने बताया ये नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या दोस्तों, ये जो ये लगा रखा है ये दोस्तों, ये वाला ये क्या है, ये ब्रैकेट, ये कोई कोष्टक नहीं है। यह है क्या, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। और नियरेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, जो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैंने आपको बात बताई कि इसकी परिभाषा क्या है। नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन की मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यदि मान लीजिए ऐसे लिखा हो किसी इस फंक्शन के अंदर यदि ऐसे लिखा हो 10 पॉइंट, मैंने कहा आपको 10.3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर इस 10.3 के पास में, इस 10.3 के पास में नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ये क्या है, ये जो ब्रैकेट है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और यहाँ पे 10.3 के पास में जो नियरेस्ट इंटीजर है, मुझे बताइए 10.3 के पास में नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 10.3 के पास में जो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नियरेस्ट इंटीजर जो वैल्यू है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर 10 है। तो मुझे बताइए 10 क्या 10.3 के पास में नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नियरेस्ट। और इसके पास में होने के कारण, और जो इंटीजर, मुझे बताइए कि 10 एक इंटीजर नहीं है, तो आप बोलोगे सर हाँ 10 एक इंटीजर है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसके पास में जो वैल्यू प्राप्त होती है, इस नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे कहते हैं दोस्तों हम क्या, नियरेस्ट इंटीजर क्या कहते हैं, नियरेस्ट इंटीजर। यहां तक बात समझ में आई होगी। मैंने आपको बताया था, ये बात आपको पता होगी शायद, और नहीं पता तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। मैंने कहा था ये जब P क्या हो, जो P है अपना क्या हो, सम हो, P क्या हो, सम हो, यानी कि क्या हुआ, P इक्वल टू क्या है, तो आप बोलोगे सर P पेरीमीटर है, किसी भी त्रिभुज का पेरीमीटर है, परिमाप है। और आप सभी को पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर तीन भुजों का योग होता है, सम होता है। और मैंने कहा यदि क्या हो दोस्तों, यदि P की वैल्यू, ये जो P है उसकी वैल्यू क्या हो आपके सामने, ओड दी गई हो, क्या दी गई हो, ओड दी गई हो, उस स्थिति के अंदर विषम दी गई हो, उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में जो अपने पास में फॉर्मूला होगा, उस कंडीशन में जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारे पास में क्या, P प्लस 3 का होल स्क्वायर, P प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 होगा। क्या होगा, 48 होगा। यहाँ तक बात मैंने बताई थी आपको दोस्तों, यहां तक बात बताई थी दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर कि जब P की वैल्यू क्या हो, ओड हो, विषम हो, तो उस स्थिति में जो अपने पास में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी, जो अपने पास में बनने वाले त्रिभुज की संख्या होगी वो क्या होगी, तो मैंने बताया आपको P प्लस का 3 का होल स्क्वायर और अपन नीचे क्या होगा, 48 होगा। ये बात मैंने बताई थी। आज इसी बात को आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर मैं आपको और बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा, आपका पूरा बोर्ड ध्यान पे होना चाहिए। मैंने आपको कहा कि यदि क्या हो दोस्तों, अब ये तो स्थिति क्या थी, ये जो P इक्वल टू इवन, P इक्वल टू ऑड, ये क्या थे, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल ट्राइंगल। क्या है, पॉसिबल ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल ट्राइंगल। भाई इससे
यदि पेरीमीटर दिया गया किसी त्रिभुज का तो उससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम जो बनने वाले त्रिभुज है वो कितने होंगे। अब दोस्तों आप सभी को पता है, अभी ये पूछ सकता है, यदि एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हमसे ये भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए कि बनने वाले कितने स्केलर ट्राइंगल है, कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल है और कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है। भाई अपने से यदि किसी त्रिभुज का परिमाप देकर हमसे ये पूछ सकता है कि बताइए कितने त्रिभुज बन सकते हैं इससे, तो हमसे एग्जामिनर ये बात भी तो पूछ सकता है कि सर बताइए यदि किसी त्रिभुज का परिमाप क्या हो, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप P हो, यदि किसी भी त्रिभुज का परिमाप P हो, तो आप बताइए इस P परिमाप वाले त्रिभुज के परिमाप से कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो क्या हो, स्केलर हो, कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो स्केलर हो, और कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो आइसोसेलेस हो, और कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो इक्विलेटरल हो। तो ऐसा पूछ सकता है दोस्तों, अपने से पूछ सकता है, नहीं तो आप बोलोगे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि यदि पेरीमीटर देके हमसे त्रिभुजों की संख्या पूछ सकता है, तो हमसे पेरीमीटर देके ये भी पूछ सकता है कि कितने स्केलर ट्रायंगल है, कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसके लिए यदि एक बात याद रखना, यदि हमें कभी भी क्या करें, हमें कभी भी यदि P की वैल्यू जो P की वैल्यू है वो कैसी हो दोस्तों, यदि P की वैल्यू इवन हो, यदि P की वैल्यू क्या हो, इवन हो, यदि P की वैल्यू इवन हो, और हमसे कहे यदि किसी भी त्रिभुज का परिमाप दिया गया हो और उस त्रिभुज का जो परिमाप है वो एक इवन संख्या हो, और हमसे पूछा जाए कि बताइए कितने स्केलर ट्रायंगल होंगे, बताइए कितने स्केलर ट्रायंगल होंगे स्केलर ट्रायंगल होंगे। आपसे हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कितने स्केलर ट्रायंगल होंगे। यदि दोस्तों हमें क्या करें, यदि कोई पेरीमीटर दिया गया हो किसी त्रिभुज का और वो पेरीमीटर एक क्या हो, सम संख्या हो, और हमसे कहा जाए कि अब बताइए कि कितने स्केलर ट्रायंगल होंगे, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होगा वो छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो क्या है दोस्तों, ये जो आपने लिखा है सेम ऐसा ही होगा, बस इसमें से P में से ये जो है दोस्तों पूरी कहानी ऐसे की ऐसी होगी, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सेम डिटो ऐसा ही होगा ये वाला फॉर्मूला। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें P में से क्या कर देंगे आप, -6 कर देंगे, P में से 6 को घटा देंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आप बोलोगे सर P-6 और इसका होल स्क्वायर, जैसे होल स्क्वायर उसका भी है P स्क्वायर का, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 48, और मैंने कहा ये क्या है, ये नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो दोस्तों यदि स्थिति क्या हो, यदि हमारे पास में P इवन दिया गया हो, यदि हमारे पास में P इवन एक संख्या दी गई हो, इवन संख्या दी गई हो, और हमसे कहा जाए कि बताइए स्केलर ट्रायंगल की संख्या कितनी है इस परिमाप से बनने वालों की, तो आप बताओगे सर क्या P-6 इसका क्या होगा, होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा 48। यहां तक बात समझ में आई होगी सब दोस्तों आप सभी को, तो ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिएगा ये तो कब थी बात दोस्तों, जब P की वैल्यू इवन हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या हो, P क्या हो एक ओड संख्या हो, P क्या हो एक ओड संख्या हो, P एक ओड संख्या हो। यदि P एक ओड संख्या है दोस्तों, और उस स्थिति में यदि P की वैल्यू क्या हो, ओड हो, और उस स्थिति में हमसे पूछा जाए कि बताइए बनने वाले स्केलर ट्रायंगल कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप ये कहेंगे बनने वाले स्केलर ट्रायंगल कितने हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने कहा कि सेम ऐसा ही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे P में से 6 घटा देंगे, सेम डिट्टो यहाँ पे भी वैसा करेंगे कि यहाँ पे भी P में से हम 6 माइनस कर देंगे, कितना P में से हम 6 माइनस कर देंगे, तो P में से यदि 6 माइनस करूंगा तो प्लस का 3 और माइनस का 6 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का 3 होगा, क्या होगा माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर होगा, और मैंने कहा जैसे कि नीचे क्या है तो आप बोलोगे सर 48 है, और फिर यहाँ पे क्या है तो आप बोलोगे सर ये नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहां तक की वैल्यू आप सभी को समझ में आई होगी कि मैंने कहा यदि P इवन है तो उसके लिए दोस्तों यदि P इवन है तो उसके लिए स्केलर ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर P-6 का होल स्क्वायर अपॉन 48, और यदि P इक्वल टू ओड है तो उसके लिए स्केलर ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे सर P-3 इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा 48 होगा, क्या होगा अपॉन 48 होगा, और ये क्या है नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
तो दोस्तों हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे ये पूछ सकता है, हमसे दो बातें अब तक पूछ सकता है, जो ये इन दोनों बातों में कोई सी भी ऐसी बात नहीं है जो पूछी गई है पहले। लेकिन दोस्तों ऐसा पूछ सकता है, ऐसा एग्जामिनर अभी पूछ सकता है कि यदि हमारे पास में किसी त्रिभुज का परिमाप दिया गया हो, यदि किसी त्रिभुज का हमारे पास में क्या दिया गया हो, परिमाप दिया गया हो, और परिमाप एक इवन संख्या या ओड संख्या में हो। यदि इवन संख्या में परिमाप है तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी वो p²/48 होगी, जबकि यदि परिमाप ओड संख्या है तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या होगी p+3² होगी। और यदि क्या हो दोस्तों, यदि क्या हो, अपना परिमाप दिया गया हो दोस्तों, अपना परिमाप एक इवन संख्या दी गई हो, और उस इवन संख्या के अंदर हमसे पूछा जाए बताइए बनने वाले स्केलर ट्रायंगल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर p-6² और जो p बराबर ओड है, यदि p हमें ओड दिया गया हो और हमसे पूछा जाए बनने वाले स्केलर ट्रायंगल की संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे सर p-3² क्या होगा, होल स्क्वायर अपन का क्या होगा 48 अपॉन क्या होगा नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां तो बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि यदि p की वैल्यू क्या हो, परिमाप दिया गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बनने वाले त्रिभुज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और बनने वाले स्केलर ट्रायंगल की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि यदि ये तो क्या है, ये तो है स्केलर ट्रायंगल की संख्या, ये तो क्या है स्केलर ट्रायंगल की संख्या, ये तो स्केलर ट्रायंगल की संख्या। यदि हमसे कहा जाए दोस्तों कि बताइए कि कितने आइसोसेलेस होंगे और कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, यदि हमें कह दे दोस्तों, यदि हमें क्या कहे, यदि देखिएगा तीसरी बात, मैंने पहली बात बताई आपको, दूसरी बात मैंने बताई थी, तो तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है दोस्तों, यदि p इक्वल टू क्या दिया गया है, यदि p इक्वल टू इवन दिया गया है, यदि p इक्वल टू एक इवन संख्या दी गई है दोस्तों, यदि p इक्वल टू एक इवन संख्या दी गई है, यानी कि परिमाप कोई इवन संख्या है, सम संख्या दी गई है, उस स्थिति में यदि हमसे पूछा जाए आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होते हैं, तो हमें उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, वो बात पढ़नी है हमें। ठीक है दोस्तों, इस बात को बताने से पहले एक छोटी सी बात है जो आपको मैं बता देता हूं। और बात क्या है दोस्तों, देखिएगा मैंने आपको कहा कि मुझे बताइए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मुझे बताइए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप बोलोगे सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन है, यानी कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो आप बोलोगे सर ये हिंदी में क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो आप सभी को पता होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। तो आप बोलोगे सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसके अंदर क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। और मैंने कहा कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उस तीनों भुजाएं के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, एक इक्विलेटरल, मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है, और मैंने कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैंने कहा ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। इसका मतलब ये बात बताइए मैंने कि ए बी भुजा बराबर है किसके, बीसी भुजा के, बीसी भुजा बराबर है एसी भुजा की बात कही मैंने। और मैंने कहा आपको कि जो एंगल होगा ए, ये जो एंगल है वो एंगल कौन सा, तो आप बोलोगे सर बी, ये एंगल कौन सा, तो आप बोलोगे सर एंगल सी, ये एंगल कौन सा, तो आप बोलोगे सर एंगल ए है। तो मैंने कहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, और फर्स्ट कंडीशन ये होती है, और दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, ये जो दूसरी कंडीशन आई है, ये दूसरी कंडीशन और कहीं नहीं, इसी फर्स्ट कंडीशन से ही आई है। और दूसरी कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। यानी कि बात है कि किसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोण आपस में बराबर है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं, तो भी हम क्या कह सकते हैं, तो भी हम कह सकते हैं क्या कि ये त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। और यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं क्या, ये त्रिभुज क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों इस इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज के लिए पहली कंडीशन ये है कि ऐसा भी हो सकता है, और दोस्तों ये कंडीशन ना दे रखी हो तो ये कंडीशन भी ठीक है।
इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, किसके लिए? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। या तो बात समझिए, यदि तीनों कोण आपस में बराबर है तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक ईच एंगल क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। क्या होगा दोस्तों? ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको ये बात क्यों समझा रहा हूं दोस्तों? इस बात को समझने, वही वो बात है जो मैंने आपको बतानी। तो क्या है आपको मैंने बतानी? तो यह है कि यदि परिमाप दिया गया हो और हमारे को पूछा जाए आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन दोस्तों उसके लिए जरूरी है ये बात समझना। आपको ये बात समझ में आई होगी तो मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल में हुआ क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने समझा क्या? ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में आपने समझा क्या? आपने बस केवल ये बात समझी होगी कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तीनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक एंगल क्या है? प्रत्येक एंगल क्या है? तो आप बोलोगे 60 डिग्री का है। ये इसलिए क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। नहीं दोस्तों, इसकी बात समझिएगा। मैंने कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है। अब देखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है दोस्तों, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मुझे बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, अब जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं उस ट्रायंगल को गौर से देखिएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, अब देखिएगा मैंने क्या ट्रायंगल बनाया। मैंने बनाया दोस्तों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों आपने सुना होगा आइसोसेलेस, क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम सुना होगा, मैंने बताया था आपको, पढ़ाया। तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है? इसका मतलब है नहीं समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो मैंने क्या किया? मैंने बताया आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल था, ये कोई ट्रायंगल है दोस्तों, ये कोई ट्रायंगल ए बी और सी। मैंने कहा इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा कि भुजा ए बी और भुजा ए सी, भुजा ए बी और भुजा ए सी क्या है? आपस में बराबर है। तो ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये इसे किसके लिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कंडीशन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है? दो भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है दोस्तों। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज, और आप सभी को पता है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है? दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। और आप सभी को यह भी पता है कि दो भुजाएं जो आपस में बराबर होती है उनके आमने और सामने के कोण में से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसके सामने कौन कौन सा? तो आप बोलोगे सर एंगल बी है, और इसके सामने का एंगल तो आप बोलोगे सर एंगल सी है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों इन दोनों बातों से क्या समझाना चाहता हूं वो देखिएगा। मैंने कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होती है? तो आप बोलोगे सर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है? दो भुजाएं बराबर होती है। अब दोस्तों ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर मुझे बताइए क्या आपस में कोई भी दो भुजा बराबर है क्या? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में मुझे बताइए आपस में कोई भी दो भुजा बराबर है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ, यहाँ पे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं आपस में बराबर। यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसका मतलब हुआ कि कोई दो भुजा तो आपस में बराबर है ही। जैसे मैंने बोला कि ए बी बराबर क्या है? तो बीसी। ए बी क्या है? ए बी बराबर बीसी बराबर एसी। ये बात कही मैंने, ये बात कही है। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो मैंने तो यही तो कहा कि इस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर, ये बात तो पता चल रही है। लेकिन इस त्रिभुज के अंदर कोई भी आपस में दो भुजा बराबर है क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए बी भुजा बीसी भुजा के बराबर है, दो भुजा है, दोनों भुजा बराबर है। तो मुझे बताइए क्या इस इक्विलैटरल, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ये क्या समबाहु त्रिभुज एक प्रकार का आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है क्या? आपको क्या इस एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, क्या आपको इस समबाहु त्रिभुज में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन है क्या? दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, दो भुजाएं आपस में न्यूनतम क्या है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। ये बात सही है क्या? यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या बात है? यहाँ पे दो भुजाएं आपस में बराबर है, दो या
न्यूनतम, या क्या है, न्यूनतम दो भुजाएं बराबर में या तीनों भुजाएं बराबर में। इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलो सर यहाँ पे दो भुजाएं आपस में बराबर है, दो न्यूनतम क्या है, मिनिमम दो भुजाएं आपस में बराबर है, या फिर तीनों भुजाएं बराबर है। तो मुझे बताइए क्या इस ट्राइंगल को हम क्या इस ट्राइंगल में नहीं दे सकते, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल में नहीं दे सकते? तो आप बोलोगे सर देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है, जबकि इसमें कितनी भुजाएं बराबर होती है, इसमें तीन भुजाएं बराबर होती है। यही तो बात मैंने कही दोस्तों, इसमें कितनी भुजाएं बराबर होती है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तीन भुजाएं बराबर होती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि ये जो आइसोसेलेस और ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल और जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल और जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वो दोनों एक ही प्रकार के ट्राइंगल है दोस्तों। दोनों जो आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों एक ही प्रकार के ट्राइंगल है दोस्तों। इससे ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब देखिएगा इस बात का यूज कहां पे लूंगा वो देखिएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा आपको कि यदि मैंने कहा आपको P इजिकल टू इवन हो, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दिया गया हो, इवन संख्या में दिया गया हो, और हमसे पूछा जाए कि बताइए, हमसे क्या पूछा जाए बताइए दोस्तों, हमसे पूछा जाए आइसोसेलेस और हमसे पूछा जाए आइसोसेलेस और पूछा जाए यदि दोस्तों ऐसा कभी है, यदि मेरे प्रिय दोस्तों ऐसा कभी है, यदि हमें किसी भी त्रिभुज का परिमाप, हमें क्या दिया गया हो, एक इवन संख्या में दिया गया हो, और हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे, और या ऑब्लिक करके लिखा हुआ है कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पूछे जाए, कितने समद्विबाहु त्रिभुज, या पूछे जाए कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, या तो कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे या कितने समद्विबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों इसके लिए इन दोनों के लिए आइसोसेलेस पूछे या फिर इक्विलैटरल पूछे, क्या पूछे, या तो आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल पूछे। तो उस स्थिति में इसके लिए जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। अब मुझे बताइए तीन प्रकार के एंगल होते हैं, अरे भाई तीन प्रकार के एंगल होते हैं या नहीं, तो आप बोल सर तीन प्रकार के ट्राइंगल होते हैं या नहीं दोस्तों, तो आप बोल सर तीन प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। कौन कौन से? एक स्केलर बताया, एक आइसोसेलेस, एक इक्विलैटरल। अब मुझे बताइए यदि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप हमें P दिया गया हो, और हम पता कर सकते हैं क्या, स्केलर ट्राइंगल। तो स्केलर ट्राइंगल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया आपको। तो मुझे बताइए यदि मेरे को ये पता है कि स्केलर ट्राइंगल हमें पता है P परिमाप देके, तो हम क्या P परिमाप देने के बाद में क्या आइसोसेलेस और स्केलर ट्राइंगल ज्ञात नहीं कर सकते? तो आप बोलोगे सर हाँ, वो कैसे दोस्तों, क्या करेंगे हम क्या करेंगे बनने वाले P परिमाप से P परिमाप मान लीजिए इवन है, P परिमाप यदि P क्या है, एक इवन संख्या है, तो मुझे बताइए इस P एक परिमाप जो P है वो परिमाप है, वो जो इवन संख्या है उससे बनने वाले त्रिभुज की संख्या बताइए दोस्तों। मैं पूछ रहा हूं उनसे बनने वाले त्रिभुज की संख्या, मैंने ये नहीं पूछा है कि स्केलर ट्राइंगल, मैंने बोला केवल बनने वाले कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो संभव है बनने के लिए। तो आप बोलोगे सर क्या, P स्क्वायर अपन का 48। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ P स्क्वायर अपन का 48 आएगा। और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये टोटल त्रिभुज है, ये टोटल त्रिभुज बनेंगे किससे, P बराबर इवन संख्या वाले परिमाप से टोटल बनने वाले कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर टोटल जो होंगे वो हमारे पास में कितने होंगे, टोटल हमारे पास में होंगे ये टोटल त्रिभुज, ये क्या होंगे, टोटल ट्राइंगल होंगे। तो टोटल ट्राइंगल में से दोस्तों यहां पे इसको लिख देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, तो टोटल ट्राइंगल है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, टोटल ट्राइंगल है। और यदि मुझे बताइए कुल, यदि मैंने क्या किया दोस्तों, यदि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टोटल ट्राइंगल में से यदि स्केलर ट्राइंगल घटा दूं, स्केलर ट्राइंगल घटा दूं, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे आएंगे क्या, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल क्यों आएंगे, दोनों एक साथ क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों ये आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्राइंगल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने बताया जैसा कि आपको, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा आपको कि यहाँ पे इसमें से मैं क्या घटा दूं, इसमें से आपको मैं घटा दूं दोस्तों, क्या यहाँ पे इसमें से घटा दूं दोस्तों, इसमें से माइनस क्या किया, तो आप बोलोगे सर इसमें से माइनस किया हमने, क्या यहाँ पे अभी स्केलर ट्राइंगल P संख्या के लिए कितना आया था, तो आप बोलोगे सर P माइनस 6 अपन का होल स्क्वायर, अपन क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 48 क्या आएगा, 48। ये बात सही है दोस्तों,
तो यहाँ पे ये क्या है, तो आप बोल सकते ये क्या है, स्केलर ट्राइंगल। ये क्या है, स्केलर ट्राइंगल। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पे हमने टोटल ट्राइंगल में से हमने स्केलर ट्राइंगल को स्केलर ट्राइंगल को क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा क्या, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब दोस्तों इस बात को देख लेते दोस्तों, यदि आपसे कभी पूछा जाए कि P क्या है, परिमाप एक इवन संख्या है, तो आप बताइए क्या कि कितने प्रकार के समद्विबाहु और कितने प्रकार के क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज बनेंगे। लेकिन दोस्तों यदि केवल आपसे यह पूछा जाए, यदि आपसे यह पूछा जाए कि बताइए ये तो किसकी बात होगी दोस्तों, P = देकर हमसे पूछा जाएगा क्या, आइसोसेलेस या इसका मतलब क्या है दोस्तों, बोलोगे आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तब फॉर्मूला क्या हुआ, तब बोलोगे सर आप फॉर्मूला क्या हुआ, तब फॉर्मूला हुआ ये वाला, टोटल ट्राइंगल में से आप स्केलर ट्राइंगल हटा दीजिए। लेकिन दोस्तों आपसे सिर्फ क्या पूछा जाए, आपसे सिर्फ ये वाली बात छिपा दीजिए आप, आपसे सिर्फ पूछा जाए कि यदि किसी ट्राइंगल का, किसी त्रिभुज का परिमाप P एक इवन संख्या में दे रखा है, तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि बताइए केवल और केवल आइसोसेलेस, आपको पूछा जाए केवल और केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने होंगे, केवल और केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल कितने होंगे। तो उस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, उस स्थिति में हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, -1 कर देंगे। और वो -1 करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, केवल और केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमसे यदि पूछा जाए कि आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला होगा। और आपसे पूछा जाए कि बताइए केवल और केवल क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले और इसके अंदर से माइनस होगा। अब आपके कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने -1 क्यों किया, देखिएगा दोस्तों -1 इसलिए किया, मुझे बताइए यदि मान लीजिए किसी का परिमाप लिखा हुआ है, क्या चॉइस लिखा हुआ है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप, मुझे बताइए किसी त्रिभुज का परिमाप लिखा हुआ है चॉइस। अब मुझे बताया किस त्रिभुज का परिमाप चॉइस लिखा हुआ है, और आपसे मैं पूछूं दोस्तों कि बताइए मुझे इस परिमाप चॉइस से कितने प्रकार नहीं दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपको परिमाप क्या है, चॉइस है। तो मुझे बताइए इस परिमाप चॉइस से या 24 से हमारे पास में कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आप बोलोगे सर समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन हमारे पास में क्या, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, हमारे पास में कि सर तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तीनों भुजाएं यदि आपस में बराबर होनी चाहिए, वही तो समबाहु या इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हुआ कि चॉइस क्या होता है, ये परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे परिमाप होता है हमेशा क्या, a + b + c का सम होता है। भाई a + b + c का सम होता है, जहां पे a + b + c क्या है, तो आप बोलोगे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं का योग ही हमारे पास में क्या होता है, परिमाप होता है। तो मुझे बताइए यदि तीनों भुजाएं, यदि हमारे पास में a = b = c है, यदि तीनों भुजाएं बराबर है दोस्तों, तो मुझे बताइए त्रिभुज कौन सा हुआ था, आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल। यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब हुआ कि इस चॉइस को 3 भागों में बांटना है, और 3 भाग कैसे होने चाहिए, तो आप बोलोगे 3 भाग यहाँ पे डिवाइड होंगे और तीनों भाग बराबर होने चाहिए। भाई चॉइस को 3 से डिवाइड करेंगे और तीनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चॉइस को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे चॉइस को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस 8 का मतलब हुआ कि ए के यहाँ पे जो त्रिभुज की भुजा ए है वो भी 8 होगी, और त्रिभुज की भुजा बी भी 8 होगी, और त्रिभुज की भुजा सी भी क्या होगी, 8 होगी। यहां तक बात समझ में आई। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक जो साइड है वो ट्रायंगल की वो कितनी आई, 8 आई। यहां से तो हमारे पास बताइए मुझे, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप हमें क्या दिया गया हो, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप हमें इवन संख्या दी गई है मान लीजिए, और किसी भी त्रिभुज का परिमाप यदि इवन संख्या दी गई है, तो मुझे बताइए उस इवन संख्या से कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर केवल और केवल बनाया जा सकता है एक। क्या, केवल और केवल एक बनाया जा सकता है दोस्तों। तो यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, यदि क्या है दोस्तों, यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, तो मैंने यही तो कहा कि यदि आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछे, तो उस स्थिति
स्थिति में हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, केवल यहां तक होगा। कौन सा, केवल ये वाला होगा, ये -1 नहीं होगा उसमें। लेकिन हमसे पूछा जाए क्या कि बताइए P इक्वल टू एक इवन संख्या है, और हमसे पूछा जाए क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की संख्या बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल की संख्या बताइए। तो आप बोलोगे सर क्या ये और इसके अंदर से -1 कर देंगे। ये -1 क्यों किया दोस्तों, क्योंकि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछेगा तो दोस्तों P इक्वल टू इवन संख्या के लिए, अब मुझे बताइए P इक्वल टू इवन संख्या के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनने होंगे। तो आप बोलोगे सर एक। यदि हमने इक्विलेटर और आइसो, यदि इक्विलेटर और आइसो ट्रायंगल में से यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा देंगे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कितना, इवन केस में, तो आप बोलोगे सर 1 बनेगा। इसलिए दोस्तों यदि हमसे P1 इवन दिया गया, P इक्वल टू इवन दिया गया, हमसे पूछा जाए केवल इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उस स्थिति में इसमें से क्या कर देंगे, -1 घटा देंगे, और जो भी हमारे पास में जितने भी ट्रायंगल आएंगे वो कितने होंगे, वो कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर आइसोसेलेस होंगे। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। तो ये जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, यही बात थी। अब देखिएगा ये बात हुई कब, ये बात हुई दोस्तों ये बात हुई अपने पास में जब क्या दिया गया हमारे पास में, जब हमें आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल याद करना हो, और जब इवन संख्या पे हो, जब क्या हो, इवन संख्या पे। लेकिन दोस्तों क्या करना है मेरे को अभी, अब देखिएगा ये तो था कब, जब आपने P इक्वल टू इवन लिया। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि P इक्वल टू ओड ले लूं, P इक्वल टू ओड ले लूं। तो ओड पे क्या होगा दोस्तों, P इक्वल टू ओड। अब मैं कहूं आपको यदि किसी त्रिभुज का परिमाप एक ओड संख्या में दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप एक ओड संख्या में दे रखा है, उस कंडीशन में बनने वाले आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होंगे और कैसे होंगे उसका पता करना है। तो दोस्तों उसके लिए केवल और केवल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये मैंने कहा टोटल ट्रायंगल। अब इस टोटल ट्रायंगल में से P इक्वल टू ओड के लिए, तो P इक्वल टू ओड के लिए टोटल ट्रायंगल, P इक्वल टू ओड के लिए टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं। आप सभी को पता है कि जब P की वैल्यू क्या हो, ओड हो, P की वैल्यू क्या हो, ओड हो, तो हम उस स्थिति में, उस कंडीशन में जो बनने वाले टोटल ट्रायंगल होंगे, तो उस स्थिति में बनने वाले टोटल ट्रायंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो आप बोलोगे सर P प्लस का 3। क्या लेते हैं, P प्लस का 3। तो यहाँ पे क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे आप कर दीजिए P प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तो बात समझ में दोस्तों। और मैंने कहा अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर P इक्वल टू ओड पे, P इक्वल टू स्केलर ट्रायंगल घटाना है, स्केलर ट्रायंगल को लेस करना है, घटाना है, तो आप बोलोगे सर P इक्वल टू ओड पे। तो स्केलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यह नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप सभी को होता है, फॉर्मूला है तो 3 होता है। क्या होता है, P माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर अपॉन का 14। तो दोस्तों यदि हमारे पास में P इक्वल टू ओड संख्या के अंदर परिमाप दिया गया है, P इक्वल टू ओड संख्या में एक ही परिमाप दिया गया है, तो उस स्थिति में बनने वाले आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो संख्या होगी, उस स्थिति के अंदर वो कितने होगी, ये वाला होगा। क्या होगा, P प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 और माइनस का P माइनस का 3 होल स्क्वायर अपॉन 48 होगा। यह तो बात समझिएगी। और यदि आपसे पूछा जाए कि P इक्वल टू ओड है और बताइए केवल और केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने होंगे, तो भी उस कंडीशन में हमारे पास में यही फॉर्मूला लगेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि P इक्वल टू ओड है, P इक्वल टू क्या है, ओड है, और आप सभी को पता है कि P इक्वल टू ओड का मतलब मैंने लिख दिया क्या, ओड का मतलब मैंने लिख दिया 25। अब मुझे बताइए किसी त्रिभुज का परिमाप दिया गया कितना, तो आप बोले किसी त्रिभुज का परिमाप दिया गया क्या, 25। मुझे बताइए क्या इस 25 परिमाप वाले से क्या एक इंटीजर पूर्णांक संख्या में क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आप बोलोगे नहीं सर। वैसे दोस्तों इस 25 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इस 25 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और जब 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बराबर होगी। इस 25 को 3 ऐसे भागों में बांट सकते हैं जो बराबर होंगे। लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे क्या है, आप सभी को पता है कि हमने इसका मतलब क्या पढ़ा, तो आप बोलोगे इसका मतलब आपने पढ़ा नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या पढ़ा, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बात पढ़ी है नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमें केवल और केवल पूर्णांक संख्या के अंदर वैल्यू को लेना है। इसका मतलब हुआ कि यदि आपसे P इक्वल टू ओड पे आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी बात पूछी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला यही होगा। और यदि आपसे यह भी पूछा जाए कि P इक्वल टू ओड पे बताइए केवल और केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने होंगे, तो भी बात यही होगी दोस्तों, आप सबको ये बात समझ में आई होगी अच्छा प्रकार से। तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी दोस्तों,
मैंने आपको ये बातें बताने की कोशिश करी कि यदि किसी भी त्रिभुज का हमें परिमाप दिया गया है और त्रिभुज के परिमाप से यदि हमें टोटल त्रिभुज ज्ञात करने हो, टोटल बनने वाले कुल त्रिभुज ज्ञात करने हो, टोटल स्केलर ट्रायंगल ज्ञात करने हो, टोटल आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल ज्ञात करने हो, तो कैसे हम पता कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो मैंने बताया अब तक मेथड, ये जो अब तक मैंने आपके सामने कंसेप्ट डिस्कस किया है, इस कंसेप्ट से अभी क्वेश्चन एग्जाम में बना नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी ही इससे बन सकता है और ये 2020 में जरूर ऐसा कंसेप्ट इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बन सकते हैं दोस्तों। तो इसके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, 100% उम्मीद है मेरे अनुसार। तो आप एक बार इस बात को समझिएगा और इस बात को अच्छे से आराम से नोट कर लो और पढ़ना है आपको इस बात को। तो आपको मैंने जैसा बताया कि P इक्वल टू व्हाट, P इक्वल टू इवन, P इक्वल टू क्लब, कैसे स्केल, कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो यहाँ तो बात आपको समझ में आई होगी। ये था अपने पास में त्रिभुज का एक कंसेप्ट जो आपको मेरे को बताना था। तो ये कौन सा लेसन आपको पता है दोस्तों कि पार्ट 2 के अंदर ज्योमेट्री का, पार्ट 2 के अंदर ज्योमेट्री के अंदर आपको मैं ये जो अपलोड किया है, ये जो चल रहा है अपना, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 5th लेसन है। कौन सा है? तो पार्ट 2 के 5th लेसन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या, किसी त्रिभुज का ट्रायंगल दिया गया हो, किसी त्रिभुज का ट्रायंगल दिया होगा, किसी त्रिभुज का ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का परिमाप दिया गया हो, किसी त्रिभुज का परिमाप दिया गया हो। आज माइंड और कहीं पे लग रहा है थोड़ा और। किसी त्रिभुज का यदि परिमाप दिया गया हो और उस स्थिति में पूछा जाए टोटल ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप अच्छे से आसानी से पता कर सकते हैं। यहां तक बात बताई मैंने आपको दोस्तों। अब देखेगा, अब अगला जो नया कंसेप्ट होगा उसको देखेगा। एक मिनट रुकिए। अब दोस्तों आपको मैं दो कुछ और बात बता रहा हूं जो बताई मैंने आपको पहले नहीं बताई इसे, और भी जैसे जैसे याद आते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाऊंगा। आपको कुछ एंगल से संबंधित बात नहीं बताई थी तो आपको मैं वो बता देता हूं। क्या दोस्तों देखिएगा, आपको 2 फिगर दे रहा हूं दोस्तों, 2 फिगर दे रहा हूं आपको। उन दोनों फिगर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको वो चीजें बार बार मतलब जब पूछी जाती है तो उनको क्यों नहीं एक बार अच्छे से समझ लिया जाए। देखिएगा 2 फिगर बना रहा हूं, यहाँ पे 2 फिगर बनाई। पहली फिगर क्या है दोस्तों? पहली फिगर ऐसा है, कोई ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल में दोस्तों, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है? ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। ये क्या है? वाई है दोस्तों। ये एक्स एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये जो बाहरी कोण है वो कितना एक्स है, और यहाँ पे जो बाहरी कोण बना हुआ वाई है। और मान लीजिए इस क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल दिया गया क्या? ए, और ये जो एंगल दिया गया है वो बी है। क्या है? बी है। और हमें बताना है यदि किसी भी दोस्तों, यहाँ पे 2 बात बता रहा हूं। क्या? यहाँ पे पहली बात यह है कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया हो, यदि कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया हो और उस क्वाड्रिलेटरल, यदि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया हो और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उस क्वाड्रिलेटरल में यदि कोई भी 2 बाहरी कोण दिए गए, यदि कोई भी 2 बाहरी कोण दिए गए और उस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी 2 आंतरिक कोण दिए गए, कोई भी 2 आंतरिक कोण का मतलब ये ऐसे कोण दोस्तों, इसके विपरीत कोण तो यही होगा और इसके विपरीत कोण तो आप बोलोगे सर ये होगा। तो दोस्तों यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर यदि 2 एंगल दिए गए बाहर वाले और उन दोनों एंगल के अपोजिट एंगल दिए गए तो हमेशा दोस्तों हमेशा यहाँ पे जो x प्लस वाई का जो सम होगा, हमेशा x और y का जो सम होगा, यही हमसे पूछा जाएगा कि बताइए x और प्लस y का सम क्या होगा। तो x और प्लस y का सम होगा दोस्तों a प्लस का b। क्या होगा? a प्लस का b। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? यदि हमें कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 बाहरी कोण दिए गए और उन दोनों बाहरी कोण के अपोजिट एंगल दिए गए, इसका अपोजिट ये है और जबकि इसका अपोजिट ये है, क्या है? ये है। तो यदि हमें ऐसा कभी दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि x प्लस वाई का योग बताइए, x प्लस वाई का मान बताइए, तो आप बोलोगे सर a प्लस का b होगा। इन दोनों कोणों के योग का मान ही x प्लस वाई होगा। दोस्तों इसी आकृति को जरूरी नहीं है ऐसे पूछे, इसी आकृति को ऐसे भी तो पूछ सकता है। ये जो एक मिनट सॉरी, ये जो फिगर दे रही है दोस्तों, इसी फिगर को ऐसा भी पूछ सकता है। कैसा? ऐसा कुछ दिया इसने, ऐसा कुछ दिया, सॉरी
ऐसा पूछ दिया। ऐसा भी तो पूछ सकता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा। ऐसा भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है दोस्तों। ऐसा आकृति तो कैसे पूछ सकता है, या फिर इसी आकृति से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, फिगर से क्वेश्चन बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, या फिर ऐसा भी तो बन सकता है दोस्तों। देखिएगा, ऐसा भी बन सकता है दोस्तों। कैसा बन सकता है, तो आप बोलोगे सर ऐसा भी बन सकता है। और यहाँ पे ये एंगल क्या दिया गया हो आपको x, और ये एंगल क्या दिया गया हो आपको y, और आपको ये एंगल दिया गया हो a, और ये एंगल दिया गया हो b। उस स्थिति में भी सर x प्लस वाई का वजह क्या होगा, a प्लस का b होगा। दोस्तों आपको सर क्या किया, इसने आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको x प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b होगी। इस फिगर को सर ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, और ऐसे भी बना सकता है। ऐसा बनाने का मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, इस फिगर को यहां से पकड़ा, थोड़ा ऐसे खींच दिया, तो ये फिगर बन गई। तो ये वाली फिगर बन गई या नहीं बन गई, तो आप लोग सर बन गई। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं दोस्तों। तो आपके सामने ऐसा कभी भी हो सकता है। यदि ऐसा कभी भी हो सकता है तो ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये बात कैसे पॉसिबल हुई कि x प्लस वाई क्या हुआ, x प्लस वाई क्या हुआ, a प्लस का b आया। यहां तक बात कैसे हुई, तो दोस्तों आप सबको बता दूं, मुझे बताइए ये क्या है, तो आप लोग सर ये a डिग्री है, ये क्या है, b है। मैंने क्या किया यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, तो आप लोग सर क्या है, डायगोनल क्या है, इस डायगोनल को मिला दिया, इस डायगोनल को मिला दिया। तो मुझे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये टोटल क्या था, तो आप लोग सर टोटल a एंगल था, यहाँ पे ये क्या था, तो आप लोग सर b डिग्री का। मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो एंगल बनाया, ये जो छोटा सा एंगल बनाया ना, ये छोटा सा एंगल, इसको मैंने 1 मान लिया, और ये जो छोटा सा बनाया इसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, तो आप लोग सर यहाँ पे इसको मान लिया आपने 2 मान लिया, क्या मान लिया 2। और ये जो छोटा सा इधर बना है इसको मैंने 3 मान लिया, और ये जो छोटा बना है इधर इसको मान लिया मैंने कितना, 4। कितना मान लिया, 4। अब दोस्तों मुझे बताइए, आपने एक बात तो पढ़ी होगी, कौन सी, त्रिभुज पढ़ा होगा आपने, और त्रिभुज मैंने बताया, त्रिभुज ए बी सी के अंदर मैंने बताया आपको, यदि मुझे कभी भी ये एंगल ज्ञात करना है, तो आप क्या बोलोगे सर, x की जो वैल्यू होगी वो ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर b, ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर a, और ये कितना है, तो आप बोलोगे c। तो मैंने कहा था कि यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई भी बाहरी कोण ज्ञात करना है, यदि किसी भी किसी भी बाहरी कोण को ज्ञात करना है, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण त्रिभुज के आंतरिक विपरीत 2 कोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज के आंतरिक कोण कौन से, तो आप लोग तीनों है, लेकिन विपरीत कौन से, इसके विपरीत ये है एक तो, और एक ये है। इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इस x का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल a प्लस का एंगल b होगी, जैसे कि आप सभी को मैंने पहले बताया होगा। यदि दोस्तों तो आप लोग इसमें होगा, यदि दोस्तों ऐसा होगा, तो मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो x है, इस x की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग से 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 3, x की वैल्यू क्या है, तो आप लोग से x प्लस का x की वैल्यू x क्या है, तो आप लोग से एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर। और मैंने कहा किसी भी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, त्रिभुज के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। x की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे से 1 और प्लस का 3 होगी, आप बोलोगे हाँ। और मुझे बताइए y की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे y की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस का 4, क्या होगी, 2 प्लस का 4, 2 प्लस का 4 होगी या नहीं दोस्तों, तो आप बोलोगे सर होगी। और मुझे बताइए यदि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए तो क्या होगा, इस साइड में, तो आप बोलोगे इस साइड में होगा x प्लस 1, और इस साइड में क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का, होगा या नहीं दोस्तों। अब मुझे बताइए यदि कभी भी ऐसा है तो यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे x प्लस 1। मुझे बताइए 1 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 4, मुझे बताइए 1 और 2 को क्या कहा गया है, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 को क्या गया, 1, तो क्या आएगा 1 और 2 की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर a आएगा। और मुझे बताइए 3 और 4 को क्या कहा गया, तो आप बोलोगे सर b, तो आप बोलोगे सर b। तो यही तो मैंने बताया दोस्तों कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर a प्लस का b होती है, क्या होती है, a प्लस का b होती है, जो आपको मैंने बताने की कोशिश की। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो मैंने आपको ये फर्स्ट फिगर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो बताने की कोशिश करी। अब देखिएगा इसी प्रकार से एक और फिगर है दोस्तों, इसी प्रकार से एक और फिगर, उस फिगर से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उस फिगर से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। मान लीजिए ऐसी कोई फिगर दे रखी हो, मान लीजिए ऐसी कोई फिगर दे रखी हो दोस्तों, ऐसी कोई फिगर दे रखी हो, एक कैची टाइप की आपके पास में कोई फिगर है, ठीक है दोस्तों, क्या है, कैची टाइप की कोई फिगर है। ये कैची टाइप की फिगर क्यों बोली मैंने दोस्तों, आपने कभी कैची देखी होगी,
आपने कभी कैंची, बंद कैंची देखी क्या आपने? तो आप बोलोगे सर हाँ, बंद कैंची के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो पीछे पकड़ने क्या होते हैं उसको, वो तो ऐसे खुले होते हैं और आगे का हिस्सा बंद होता है। तो ये बंद कैंची टाइप की एक फिगर है, इसलिए मैंने इसको कैंची टाइप की फिगर बोली। इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ, इसके अंदर हमें यहाँ पे ये ए, यहाँ मान लीजिए ए, बी और सी और डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। यहाँ पे मैंने दोस्तों ये एंगल क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल ए है। ये एंगल क्या है, तो आप बोलोगे सर एंगल बी है। ये एंगल क्या है, तो आप बोलोगे सर एंगल सी है। और दोस्तों आपको इस कैंची टाइप के एंगल, इस कैंची टाइप की जो फिगर है उसके अंदर एंगल ए, बी और सी दे रखा होगा, एंगल ए, बी, सी दे रखा होगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए, ये जो एंगल है, बताइए जो एंगल है, ये एक्स डिग्री का जो एंगल है, इस एक्स डिग्री की ये जो बाहरी कोण बना है, इस बाहरी कोण की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा इसका मान। तो दोस्तों यदि कभी भी हमें कोई कैंची टाइप की फिगर दे रखी हो और इस कैंची टाइप की फिगर में कोई एंगल ए, ये एंगल दिया गया है और हमसे यदि ए वाला एंगल, यदि हमसे ये एक्स डिग्री का एंगल पूछा जाए, तो उस स्थिति में दोस्तों हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी, इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी, इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों, वो क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी एंगल ए, एंगल क्या है, तो आप लोग एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी होगी। ठीक है दोस्तों, क्या होगी, ये एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल ए प्लस का एंगल बी एंगल सी होगी। दोस्तों यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। यदि ऐसा है दोस्तों, यदि ऐसा है तो अब मुझे बताइए ये कहां से आया, ये चीज कहां से आई उसको देखेगा, ये बात कहां से आई उसको देखेगा। भाई ये तो कहा मैंने क्या कहा आपको कि एंगल एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एंगल, ये जो एक्स है, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ए प्लस का क्या होगा, एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी होगा। यहां तो बात समझिए, एंगल ए प्लस का एंगल बी एंगल का सी होगा। ये तो बात मैंने कही, ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ क्यों, इस बात को समझिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, प्रूफ देख लेते हैं। भाई हमको चीजें रटनी नहीं है, हमको तो क्या करना है, हमको तो समझना है। अब इस बात को समझने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मैंने मान लीजिए ये एंगल दिया गया था, तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको इससे मिला दिया। ये जो लाइन है, इस लाइन को मैंने इस लाइन को इससे मिला दिया, किसको, इस लाइन को यहां से यहां तक बढ़ाया मैंने और ये पॉइंट ई ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ये पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, इस कैंची टाइप की फिगर में इस बात का पता करने के लिए कि x इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी कैसे आया, इस बात को पता करने के लिए मैंने यहाँ पे d से थोड़ा आगे, डी लाइन को क्या है, सी डी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ई पॉइंट तक लेके गया। अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको ये क्या त्रिभुज, यहाँ पे आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये त्रिभुज नजर आ रहा है। अरे भाई ये त्रिभुज नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर। मुझे बताइए ये एंगल बी है, तो मुझे बताइए ये एंगल कौन सा होगा। ये जो एंगल है दोस्तों, ये जो छोटू एंगल है दोस्तों, कौन सा, ये वाला जो एंगल है दोस्तों, देखिएगा ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल होगा कौन सा, एंगल ये होगा दोस्तों कौन सा, तो आप बोलोगे सर ये होगा एंगल ए प्लस का एंगल सी। दोस्तों ये जो एंगल है ना, एंगल ई, ये एंगल भी ई बना, तो क्या होगा, वो लोग दोस्तों क्या, एंगल ए प्लस का एंगल सी। इसको बाहर लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा खराब हो रहा है। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी, आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस का एंगल सी होगा। यहाँ तक बात समझिए, ये एंगल कितना दिया गया, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ सर, एंगल ए प्लस का सी क्यों हुआ, तो आप सभी ने पढ़ा है, क्या भाई किसी भी त्रिभुज का, तो मुझे बताइए ये त्रिभुज है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ ये कोई त्रिभुज है। मैंने कहा कि किसी भी त्रिभुज का, इस त्रिभुज के अंदर दो कौन से, तो आप किसी भी त्रिभुज का ये जो बाहरी कोण है, मुझे बताइए इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बाहरी कोण कौन सा, तो आप बोलोगे सर। और मैंने कहा किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों के योग के बराबरी तो होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल सी। या तो बस मुझे बताइए इस त्रिभुज में गौर करके देखिए, ये जो त्रिभुज बनाया है दोस्तों, इस त्रिभुज के अंदर गौर करके देखिए, एंगल ए प्लस सी है, एंगल बी है। मुझे बताइए ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल, तो आप बोलोगे सर वही प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, कि इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज का जो मान है, इस त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिभुज लिखा है दोस्तों मैंने, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ईबीडी, त्रिभुज ईबीडी में देखिए, इस त्रिभुज ईबीडी के अंदर, त्रिभुज ईबीडी का जो बाह्य कोण वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर एक्स है। क्या है, एक्स है। तो मुझे बताइए यदि बाह्य कोण एक्स है, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन त्रिभुज के आंतरिक दोनों विपरीत कोणों के योग के बराबर। मुझे बताइए आंतरिक दोनों कोण, इस कोण के आंतरिक विपरीत त्रिभुज के दो कोण कौन से, तो आप बोलोगे सर एक ये है और एक ये। तो यही तो मैंने लिखा दोस्तों। तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एंगल बी और प्लस का एंगल ए प्लस का एंगल सी, यही तो लिखे दोस्तों, और यही तो मैंने बताया। इसका मतलब क्या होगा, तो एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी, यही तो मैंने कही थी।
भाई किसी भी कैंची के अंदर कोई हमें ए बी सी दिया गया है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मैंने ये तो बताया था कि ए प्लस का बी प्लस का सी होगा, एंगल ए प्लस का एंगल बी एंगल का सी होगा। यहाँ तक बात मैंने बताई आपको दोस्तों, तो आप लोग हाँ सर यहाँ तक बात आपने बताई। अब दोस्तों देखिएगा यहां तक तो बात हो सकती है, ये बात तो ऐसे बात तो पूछ सकता है क्या, एक्स की वैल्यू पूछ सकता है, लेकिन दोस्तों हमसे एक्स की वैल्यू पूछने के बाद में हमसे क्या कर सकता है, हमसे एक्स की वैल्यू पूछने के बाद में हमसे कुछ और भी पूछ सकता है दोस्तों। और क्या पूछ सकता है देखिएगा, और क्या पूछ सकता है, ये कैंची टाइप का एंगल, ये क्या है कैंची टाइप का ये फिगर है, इस कैंची टाइप की फिगर में हमसे अभी तो ये पूछा, हमसे अभी तो ये पूछा कि ये बताइए आपको ये पूछा कि एक्स की वैल्यू क्या है, ये जब क्या दिया गया था तो आप बोलोगे सर ये ए है, ए बी और सी, और ये क्या था तो आप बोलोगे सर बी, ये क्या है तो आप बोलोगे सर सी। आपको ये एक्स पूछा, एक्स की वैल्यू क्या थी तो आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू तो क्या है, एक्स की वैल्यू तो क्या है एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया जाए यदि आपसे ये एंगल पूछ लिया जाए दोस्तों, यदि आपसे कभी भी ये एंगल पूछ लिया जाए, यदि कभी भी आपसे ये एंगल तो पूछ लिया तो ये एंगल तो एक्स क्या होगा एंगल ए प्लस का एंगल बी एंगल सी होगा। लेकिन आपसे ये ना पूछकर ये ऊपर वाला एंगल पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होगा दोस्तों इस एंगल की जो वैल्यू होगी, इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 360 माइनस का एंगल एक्स क्या होगा एंगल एक्स, यही तो होगा दोस्तों। अरे भाई 360 में से मैं एक्स को वैल्यू बढ़ा दूं क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मुझे बताइए इसको पूरे इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर और इस पूरा ऐसे चलूंगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट के चारों तरफ क्या बना, तो आप बोलोगे इस पॉइंट के चारों तरफ एक वर्त बना। और आप सभी को पता है एक वर्त के अंदर पूरा एंगल कितना होता है, आप सभी को पता है एक वर्त के अंदर एंगल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो कितना है तो 360 डिग्री। अरे भाई पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है वो कितना है तो आप बोलोगे 360 डिग्री, और उस 360 डिग्री के एंगल में से, और यदि उस 360 डिग्री इस पूरे एंगल में से यदि मैं ये एंगल घटा दूंगा, यदि 360 डिग्री में से यदि ये एंगल घटा दूंगा तो अपने पास में कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर अपने पास में ये एंगल बचेगा। तो यही तो कहा मैंने कि इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 360 माइनस का एक्स की, और आप सभी को पता है कि एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 360 माइनस का एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस का क्या होगा एंगल बी प्लस का क्या होगा एंगल सी होगा। तो यही तो बात मैंने कही कि यदि आपको ये ऊपर वाला एंगल पूरा एंगल पूछा जाए तो क्या होगा 360 माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस का एंगल सी होगा। यहां तक बात समझने की कोशिश करी मैंने दोस्तों, यहां तक आपको मैंने बहुत सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करी आपके सामने। अब देखिएगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, अपने पास में जो पार्ट 2 है, अपने पास जो पार्ट 2 है दोस्तों, वो पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, अपना पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट 2 से यहाँ पे मैं आपके सामने अलग अलग प्रकार से दो सीट लेके आऊंगा आपके सामने। ये जो पार्ट 2 था, इस पार्ट 2 से मैं आपके सामने 2 सीट लेके आऊंगा और दोनों सीट के क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश या बताने की कोशिश करूंगा। इन दोनों सीट के जो क्वेश्चन है वो एक सीट के अंदर शायद मेरे हिसाब से 50-60 क्वेश्चन है और एक सीट के अंदर 40-50 क्वेश्चन है। तो दोनों सीटों को मिलाकर लगभग 120 या 100 क्वेश्चन है। उन 120 से 100 क्वेश्चन को करने के बाद में आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको और कहीं भी कोई भी टॉपिक या कहीं पर भी आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको RS अग्रवाल, कोई आपको RD शर्मा, कोई आपको और किताब कैट सेट किसी प्रकार के लेवल की कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए सफिशियंट होगा। तो आप सभी से विनती है, अब तक मैंने आपको जितना बताया उन सभी बातों को एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब तक आपको जो मैंने पार्ट 1 वर्ड बताया आपको ज्योमेट्री में उसको पढ़ लीजिए और पार्ट 2 में जो मैंने बताया उसको भी पढ़ लीजिए। इन दोनों को पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, अब जो अपनी अगली क्लास आएगी ज्योमेट्री की, उस अगली क्लास में आपके सामने मैं सीट लेके आऊंगा और सीट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा और पूरे क्वेश्चंस एक अच्छे मेथड के अंदर, अच्छे लेवल में, अच्छे 100% एक्यूरेसी के साथ में हम किस चीजों को सोल्व करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो आप सभी से विनती है कि आप उन सभी टॉपिक्स को एक बार क्या करें, देख ले, रिवीजन कर ले जो अब तक मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। और प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि उन सबको पता होना चाहिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलता हूं आपसे कल। ओके, धन्यवाद।